अंजलि, अंजलि उठ जा, तूने फिर से बिस्तर में सुसु कर दिया। कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। रंजीता जोर जोर से चिल्लाकर अंजलि को जगा रही थी, लेकिन अंजलि थी कि जाग ही नहीं रही थी। तभी उनके कमरे में रिया आई। अंजलि, अंजलि उठ जा, सुबह हो गई, ऑफिस नहीं जाना क्या? तभी रिया ने कहा, कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो तो आएगी ही, अंजलि मैडम ने बिस्तर में ही सुसु कर दिया है। क्या? ओह माय गॉड। रिया उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद जब अंजलि सोकर उठी, नींद खुल गई, अब जाके चादर और कपड़े धो। ओह नो, आज मैंने फिर बेड पर सुसु कर दिया। तू है ही आलसी, बिस्तर से उठना न पड़े तो बेड पर ही सुसु कर देती है। तेरी सहेली रिया आई थी, उसे भी पता चल गया। ओह, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी अंजलि की नजर बेड के बगल में रखे सैनिटरी पैड पर पड़ी। मिल गया इलाज। अब मैं डायपर पहना करूंगी, जब सुसु लगेगी तब बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। अंजलि बाजार से डायपर खरीद कर ले आती है। दूसरे दिन से वो डायपर पहनने लगती है। दरअसल अंजलि बचपन से ही बहुत आलसी थी। बार बार बाथरूम न जाना पड़े और हाथ धोने के झंझट से बचने के लिए वो बिस्तर पर ही सुसु करती थी। धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती गई। अंजलि के माता पिता ने पढ़ने के लिए उसे शहर से बाहर भेज दिया, जहाँ अंजलि हॉस्टल में रहती थी। वहाँ भी अंजलि की यही आदत थी, बिस्तर में या कपड़े में ही सुसु कर देती थी। इसी तरह से उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और अब तो अंजलि की जॉब भी लग गई थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थी। अब अंजलि पीजी में रहती थी, लेकिन बिस्तर में और कपड़े में सुसु करने की आदत अभी भी बरकरार थी। पूरे पीजी की लड़कियों को अंजलि की इस आदत के बारे में पता चल गया था। इन सब से बचने के लिए अंजलि ने डायपर पहनना शुरू कर दिया। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। अंजलि की उसके ऑफिस में काम करने वाले राहुल नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। समय के साथ दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। एक दिन, अंजलि, you know, What? you are my heart. I can't live without you. I love you. Do you? जवाब में अंजलि मुस्कुरा देती है। राहुल समझ जाता है कि अंजलि भी उससे प्यार करती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन राहुल के माता पिता गांव में रहते थे। शादी के दूसरे दिन अंजलि विदा होकर अपने ससुराल यानी गांव आ जाती है। वहां अंजलि का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी लड़की को देखने आती हैं और अंजलि की मुंह दिखाई होती है। सब कुछ निपट जाने के बाद रात में, हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला, अब जाकर फुर्सत मिली है, अभी चेंज कर लेती हूँ। अंजलि शहर से अपने लिए एक सूटकेस डायपर लेकर आई थी। वो सूटकेस में से एक डायपर निकालती है और चेंज कर लेती है। डायपर चेंज तो कर लिया, लेकिन अब इस यूज डायपर को कहाँ फेंकूं? पीजी में तो डस्टबिन में डाल देती थी, सफाई वाले ले जाती थी। अब यहाँ तो कोई डस्टबिन भी नहीं है, क्या करूँ? तभी अंजलि को एक उपाय सूझता है। वो यूज डायपर को एक पन्नी में बांधकर अपने बेड के नीचे रख देती है। बाहर बहुत औरतें हैं, जब सब चली जाएंगी तो इसे घर के बाहर फेंक दूंगी। अंजलि उस यूज डायपर को बेड के नीचे छिपाकर खुद बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी सास मंजू वहाँ आती है। हाय राम, नई बहू के कमरे में ना जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। लगता है कमरे के पीछे दीवार पर किसी ने पेशाब कर दिया है। लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बेशर्म लोग अपने घर में जाकर क्यों नहीं पेशाब करते, नास पीटे। जाने भी दीजिए माँ जी। अरे जाने कैसे दूं? तू शहर से आई है, पढ़ी लिखी है, ये हाल देखेगी तो गांव के लोगों के बारे में क्या सोचेगी? अब मंजू को क्या पता था कि ये सब तो शहर की पढ़ी लिखी बहू का किया धरा है। मंजू देवी घर के बाहर गई और घर के नौकर से घर के चारों तरफ पूरी साफ सफाई करवाई। रात को जब राहुल कमरे में आया, अरे अंजलि, कमरे में ये बदबू कैसी है? पता नहीं, ना जाने कहाँ से आ रही है। अंजलि मन ही मन सोचती है, कल सुबह सबके उठने से पहले ही वो यूज डायपर फेंक दूंगी। अगर किसी को पता लग गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन रात भर कमरे में बहुत बदबू आती रही। राहुल को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वो उठकर कमरे के बाहर सोफे पर सो गया। इधर अंजलि ने अपनी घड़ी में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजा तो उसकी नींद टूटी। अब ये यूज डायपर घर के बाहर फेंक देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अंजलि ने जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन की, तभी उसकी सास मंजू उसके कमरे में आ गई। अंजलि उस समय अपने बेड के नीचे थी। वो डायपर निकालने के लिए झुकी थी। अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि घबराते हुए बोली, अरे माँ जी, आप इतनी सुबह उठ गई? बहू, ये गांव है, यहाँ हम सब सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तू भी सुबह 4 बजे उठती है। लेकिन ये राहुल बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है? और ये बदबू तो अभी भी आ रही है।
वो माँ जी कल रात उन्हें बहुत मच्छर काट रहे थे, इसलिए वो बाहर सोने चले गए। कमरे की खिड़की खुली रह गई थी ना, इसलिए कमरे में बहुत मच्छर आ गए थे। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, आज मैं पूरे घर में मच्छर वाली अगरबत्ती जला दूंगी। अब तू जाके नहा धो ले, आज गांव के माता मंदिर में जाना है, और राहुल को भी बोल देना कि नहा धोकर तैयार हो जाए। जी माँ जी। मंजू देवी कमरे से बाहर चली जाती हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? डायपर कैसे फेंकूं? अब तो आज का डायपर भी फेंकना है, 2 डायपर इकट्ठे हो जाएंगे, बाद में सोचूंगी, अभी नहा लेती हूँ। अंजलि नहाने चली जाती है और आज का यूज डायपर भी वो बेड के नीचे रख देती है। नहा धोकर वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। आज तो कमरे में कल से ज्यादा बदबू आ रही है। ऐसा करती हूँ, कमरे में परफ्यूम छिड़क देती हूँ। अंजलि ने अपना महंगा परफ्यूम कमरे में छिड़क दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी सास मंजू कमरे में आई। अंजलि बहू, तू तैयार हो गई? राहुल भी तैयार हो गया है, चल मंदिर चलते हैं। सभी लोग गांव के प्राचीन माता मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां से लौटने के बाद अंजलि के कमरे से परफ्यूम की खुशबू जा चुकी थी और अब तो पहले से भी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ना जाने क्या हो गया है, कल से घर में बहुत बदबू आ रही है। लगता है काली गुफा के तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। कहीं घर में भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? किसी ने मेरे घर को नजर लगा दी है। अंजलि मन ही मन सोचती है। माँ जी, कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, ये तो मेरे डायपर की बदबू है। मैं आज रात ही दोनों डायपर बाहर फेंक दूंगी। उस रात जब घर के सारे लोग खाना खाकर सो जाते हैं, तब रात के 1 बजे अंजलि उठती है। सारे लोग सो गए, अब दोनों डायपर फेंकने का यही मौका है। वो बेड के नीचे से धीरे से दोनों डायपर निकालती है। दोनों डायपर बहुत तेज बदबू मार रहे थे। अंजलि अपने एक हाथ से अपनी नाक बंद कर लेती है और दूसरे हाथ में डायपर लेकर घर के दरवाजे तक जाती है। वो धीरे से दरवाजा खोलती है और घर के बाहर जाकर दोनों डायपर फेंक देती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए पड़ोस की 2 औरतें देख लेती हैं। दोनों अपने अपने घर की छत पर सो रही थी। दूसरे दिन दोनों औरतें एक दूसरे से छत पर मिलती हैं। अरे सुनीता, कल रात तूने देखा? मंजू के घर से कोई औरत बाहर निकली और सड़क पर डायपर फेंक कर गई है। अरे वो कोई और नहीं, मंजू की शहरी बहू अंजलि थी। क्या? लेकिन अभी तो उसे आए हुए 2 दिन ही हुए हैं। वो घर के बाहर कैसे निकल आई? और उसके घर में डायपर कौन पहनता है? अभी तो उसके कोई बच्चा भी नहीं है। मुझे तो मंजू पर शक है, हो ना हो मंजू डायपर पहनती होगी। आज रात फिर देखेंगे कि माजरा क्या है। आज घर से कौन बाहर निकलता है डायपर फेंकने। उस रात फिर अंजलि यूज डायपर फेंकने के लिए रात के 1 बजे घर से बाहर निकलती है और डायपर फेंक कर घर के अंदर आ जाती है। दोनों औरतें नजर जमाए हुए थी। वो दोनों अंजलि को डायपर फेंकते हुए देख लेती हैं। इधर अंजलि भी परेशान हो गई थी। उफ, इस डायपर के चक्कर में तो नींद ही पूरी नहीं हो रही है। 1 बजे रात तक जागना पड़ता है और सुबह 4 बजे माँ जी जगा देती है। जिस आलस के कारण मैंने डायपर पहनना शुरू किया था, वही आलस अब उसे फेंकने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। अंजलि अपने कमरे में आकर सो जाती है। दूसरे दिन उसके घर सुनीता और कृष्णा आती हैं। अरे आओ आओ सुनीता और कृष्णा बहन। नहीं, हम घर के अंदर नहीं आएंगे। हम तो बस ये कहने आए थे कि बहू के आते ही तुम इतनी आलसी हो गई कि अब सूसू पॉटी भी डायपर में करने लगी। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? डायपर में सूसू पॉटी? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या सोच रही हो मंजू कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? रात के 1 बजे नई बहू से सड़क पर डायपर फिकवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? कृष्णा की बात सुनकर मंजू रोने लगती है। अरे मैं तो सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश हो जाती हूँ, भला मुझे डायपर पहनने की क्या जरूरत? अपनी सास को इस तरह लोगों के सामने जलील होते हुए और रोते हुए देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों औरतों के पास जाती है और कहती है, कृष्णा चाची, सुनीता चाची, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल वो डायपर मैं पहनती हूँ। क्या तू डायपर पहनती है? जी माँ जी, मैं अपने आलस के कारण बेड पर ही सुसु कर देती थी, जिससे बचने के लिए मैंने डायपर पहनना शुरू किया। लेकिन अब मैं कान पकड़कर कहती हूँ, मैं अब कभी डायपर नहीं पहनूंगी। जिस कारण से मेरी माँ जैसी सास को शर्मिंदा होना पड़े, वो काम मैं कभी नहीं करूंगी। कोमल सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए नहा धोकर तैयार हुई और डाइनिंग टेबल पर आई। माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। तभी कोमल की माँ सुमित्रा देवी हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई और कोमल के सामने रख दिया। ये क्या माँ, आज आपने छोले भटूरे बनाए हैं? आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पचता है। अरे आज तेरे पापा और भाई को यही खाना था, अब मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता थोड़ी ही बनाऊंगी। आज खा ले, साथ में खाना पचाने वाली दवाई खा लेना। कोमल ने जैसे तैसे एक भटूरा खाया और साथ में 1 चम्मच खाना पचाने वाली दवाई भी पी। कोमल ने खाना पचाने की कई दवाइयां ट्राई की थी, लेकिन फिर भी भारी भोजन उसे पचता ही नहीं था।
जिस कारण कोमल का शरीर भी पतला दुबला था। खैर, छोले भटूरे खाकर कोमल कॉलेज चली गई, लेकिन क्लास के दौरान ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। कोमल ने मन में सोचा, हाँ, हो गया बंटाधार, मैंने माँ से कहा था कि मुझे ये सब मत खिलाओ, अब जल्दी घर भागना पड़ेगा। कोमल क्लास बीच में ही छोड़कर ऑटो पकड़कर घर आ गई। उसे लूज मोशन शुरू हो गए थे। वो बार बार टॉयलेट जा रही थी। तभी उसके छोटे भाई राजेश ने ये सब देख लिया। क्या हुआ दीदी, फिर पेट खराब हो गया क्या? हाँ राजेश, आज छोले भटूरे खा लिए, बस पेट खराब हो गया। आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए दवाई लाता हूँ। राजेश भागकर मेडिकल स्टोर पर गया और कोमल के लिए दवाई लेकर आया। ये लो दीदी, आप ये दवाई खा लो, आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। कोमल ने दवाई खा ली। थोड़ी देर के बाद उसका लूज मोशन बंद हो गया। उसने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मेरे लिए आज खिचड़ी बना देना। हाँ, मुझे पता है, राजेश ने बता दिया था कि तेरा पेट खराब है। सुमित्रा देवी ने कोमल के लिए खिचड़ी बना दी। रात में खाने के टेबल पर सभी लोग भरवा परवल खा रहे हैं और मैं खिचड़ी खा रही हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। इतने डॉक्टरों से दिखा लिया, लेकिन तेरा पेट किसी की दवाई से ठीक नहीं हुआ। चिंता मत करो सुमित्रा, मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। हम कोमल को कल वहां लेकर चलेंगे। बहुत नाम सुना है उस डॉक्टर का। मुझे यकीन है कि इस बार कोमल का पेट जरूर ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सभी लोग कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने कोमल को कुछ पीने के लिए दवाइयां दी। कोमल मन ही मन में सोचती है, बाप रे, इतनी दवाइयां, मैं तो भूल ही जाऊंगी कि कौन सी कब पीनी है। खैर, सभी लोग घर आ गए। सबसे पहले कोमल ने एक चार्ट बनाया कि कौन सी दवाई कब पीनी है। उसके बाद उसने दवाई पीनी शुरू की। कितनी कड़वी दवाई है, और उल्टी आ रही है। और सच में कोमल को उल्टी आ गई। वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। थोड़ी देर के बाद, पहले तो लूज मोशन से परेशान थी, अब उल्टियां भी परेशान करने लगी। कोमल ने दवाइयों को फिर हाथ भी नहीं लगाया। इससे तो अच्छा होगा कि मैं सादा खाना ही खाऊं, खिचड़ी और रोटी सब्जी। कोमल कॉलेज में दूसरी लड़कियों को चाट पकौड़ी, बर्गर और रोल खाते हुए देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हाय, कितना मन कर रहा है कि मैं भी ये सब खाऊं, लेकिन खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और कोमल अपना मन मार कर रह जाती। कभी कुछ अच्छा खाने का मन भी होता तो नहीं खाती। धीरे धीरे कोमल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब उसकी शादी की बातें चलने लगी थी। एक दिन, कोमल बेटी, आज शाम तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। कोमल तैयार हो गई। शाम को लड़के वाले भी आ गए। लड़के वाले दूसरे शहर से आए थे। हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन लड़की बहुत पतली दुबली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? कोमल के माता पिता ने लड़के वालों से ये बात छिपा ली कि कोमल का हाजमा खराब रहता है और उसे मसालेदार खाना नहीं पचता है। जी, दरअसल बात यह है कि कोमल बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वो मोटी नहीं होना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मोटापा अच्छी बात नहीं होती, पतले शरीर में फुर्ती होती है। इस तरह से कोमल की शादी अभिषेक के साथ तय हो जाती है। अगले महीने की 17 तारीख को कोमल की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन कोमल सज धज कर दुल्हन के रूप में तैयार थी। तभी बारात आ गई। बारात में लड़के वालों की तरफ से कुछ महिलाएं भी आई थी, जिसमें लड़के की बहन ज्योति और भाभी अर्चना भी साथ आई थी। ज्योति और अर्चना ने कोमल से मिलने की इच्छा जताई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आप दोनों को कोमल से मिलवा देती हूँ। आखिर अब उसे आप लोगों के साथ ही तो रहना है। सुमित्रा देवी ज्योति और अर्चना को कोमल के कमरे में ले आईं। वे तीनों आपस में बातें करने लगे। तभी कोमल का भाई राजेश वहां आया और ज्योति और अर्चना से बोला, आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। हम दोनों बहुत थक गए, ट्रेन में सफर करके आए ना, इसलिए कहीं जाने का दिल ही नहीं हो रहा। हम यहीं आराम कर रहे हैं, आप हमारा खाना यहीं भिजवा दीजिए। जी ठीक है। राजेश 2 प्लेट खाना कोमल के कमरे में लेकर आया और ज्योति और अर्चना को देते हुए बोला, ये लीजिए, कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल दीजिएगा। अरे सिर्फ हमारे लिए? और कोमल नहीं खाना खाएगी क्या? उसके लिए भी खाना भिजवा दीजिए। ये सुनते ही कोमल घबरा गई, लेकिन वो ननद और जेठानी के सामने कुछ बोल नहीं पाई। तभी राजेश बात को संभालते हुए बोला, नहीं, वो अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में खा लेगी। दरअसल कोमल के लिए तो सुमित्रा देवी ने अलग से गीले चावल बनाए थे, लेकिन अब कोमल ननद और जेठानी के सामने शादी वाले दिन गीले चावल नहीं खा सकती थी। राजेश के जाने के बाद ज्योति और अर्चना ने खाना शुरू किया और वो कोमल को भी साथ खाने के लिए जिद करने लगी। भाभी, आप हमारे साथ खा लीजिए ना, फिर उसके बाद आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी और सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। हाँ कोमल, तुम हमारी प्लेट में ही खा लो। नहीं दीदी, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में कब खाओगी?
एक बार जयमाला शुरू हो गई ना तो उसके बाद खाना नहीं खा सकोगी। अर्चना और ज्योति जिद करके कोमल को खाना खिलाने लगी। मजबूर होकर कोमल को उनके साथ खाना पड़ा। खाना खा तो रही हूँ लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मुझे पता है। कल तो ट्रेन में सफर करना है, लूज मोशन की दवाई पहले से अपने साथ रखनी पड़ेगी। कोमल मन ही मन सोचती है कि लूज मोशन की दवाई वो अपने पर्स में रख लेगी, लेकिन उसके बाद जयमाला शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। कोमल लूज मोशन की दवाई अपने पर्स में रखना भूल जाती है। शादी खत्म होते होते सुबह के 4 बज जाते हैं और 8 बजे विदाई हो जाती है। कोमल को उसी दिन सुबह 10 बजे की ट्रेन से ससुराल आना था। खैर, विदाई हो जाती है और कोमल ससुराल आने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। विदाई के समय से कोमल का जो रोना शुरू हुआ था उसे ट्रेन में अभिषेक चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी कोमल के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। कोमल का सारा ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है और तभी उसे याद आता है कि वो लूज मोशन की दवाई रखना तो भूल ही गई है। हे भगवान, अब तो मेरा पेट खराब हो गया और मैंने लूज मोशन की दवाई भी नहीं रखी, अब क्या करूं। तभी कोमल को बहुत तेज पॉटी आती है और वो तेजी से भागकर टॉयलेट की ओर जाने लगती है। नई बहू को घूंघट में तेजी से भागते हुए देखकर सारे लोग हैरान रह गए। अरे कोमल बहू को क्या हुआ, ये इतनी तेज दौड़कर क्यों भागी? अभिषेक, तू जाकर देख सब ठीक तो है ना। कोमल का पति अभिषेक कोमल के पीछे गया तो उसने देखा कि कोमल टॉयलेट में है। अभिषेक वापस अपनी सीट पर आ गया। माँ, कोमल टॉयलेट गई है। ओह ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोमल टॉयलेट से बाहर आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ और उसे फिर लूज मोशन लग गया। कोमल फिर भागकर टॉयलेट की तरफ गई। ऐसा 3-4 बार हो गया। कोमल अब पस्त होकर लुढ़क गई। उसकी हालत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। कोमल, क्या हुआ तुम्हें? ज्योति ने कोमल को पानी पिलाया और अर्चना उसका सिर सहलाने लगी। तभी कोमल के ससुर ने कहा, कोमल बहू, तुम्हारा पेट खराब है क्या? जी पिताजी। परेशान मत हो बहू, ये लो दवाई खा लो। मैं सफर में लूज मोशन की दवाई साथ लेकर चलता हूँ। कोमल ने दवाई खा ली। थोड़ी देर के बाद उसे आराम मिल गया। ससुराल आने के बाद वहां भी कोमल को पूरी कचौरी खाने के लिए दिया गया, लेकिन कोमल ने नहीं खाया। अरे क्या बात है कोमल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मायके की याद आ रही है क्या? कोमल ने अब सोचा कि कब तक छिपाऊंगी और कितना झूठ बोलूंगी। उसने अभिषेक को सब सच बता दिया। दरअसल अभिषेक जी, तला भुना और मसालेदार खाना मुझे हजम नहीं होता है। मेरा पेट खराब हो जाता है। मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, जैसे खिचड़ी, गीले चावल, सूखी रोटी और लौकी कद्दू। तो ये बात है, इसलिए ट्रेन में तुम्हारा पेट खराब हो गया था। जी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त तरुण बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं कल ही तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। दूसरे दिन अभिषेक कोमल को डॉक्टर तरुण के पास ले जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी पाचन शक्ति कमजोर है, इस वजह से मसालेदार या तला भुना खाने से बहुत जल्दी इनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ जिसे खाने से इनकी पाचन शक्ति बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर तरुण ने कुछ दवाइयाँ लिखी जिसे कोमल ने खाना शुरू किया और बहुत जल्द उन दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कोमल की पाचन शक्ति अब आम लोगों की तरह हो गई थी और अब कोमल ने भी पूरी कचौरी खाना शुरू कर दिया था।